राजवंश हवेली स्वीटी अपनी कजन के साथ बैठकर गॉसिप कर रही थी। उसे सीढ़ियों की तरफ देखा और कहा, क्या तुम लोगों ने उस ज्योति और उसके बच्चे को देखा है? स्वीटी के सामने बैठी लड़की ने मुंह चिढ़ाया और कहा, मैंने सुना है आज स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है और वह अपने बच्चे के लिए वहां गई है। स्वीटी ने तिरछी मुस्कान दी और कहा, मतलब वह अकेले गई है। इससे यह साबित होता है कि राजवंश खानदान ने अभी भी उसके बेटे को नहीं अपनाया है। स्वीटी ने अपना एक पैर दूसरे पर रखा और अपने हाथ में फोन पकड़कर कहने लगी, तुम लोगों को पता है कल मैं राजवंश कॉर्पोरेशन जाने वाली हूं। वहां बैठी सारी लड़कियां आंखें बड़ी कर कर उसे देख रही थीं। स्वीटी घमंड से मुस्कुराई और कहने लगी, निर्मला, दादी मेरी दादी की भाभी हैं। उन्होंने वैभव अंकल से कहकर मेरे लिए वहां का टूर अरेंज किया है। और एक और बात, उनके आने वाले प्रोजेक्ट में मैं एक मॉडल के तौर पर भी आने वाली हूं। वहां बैठी लड़कियां अपने आप में स्वीटी की बातों को सुनकर जलता हुआ महसूस कर रही थीं। वह सभी भी राजवंश खानदान के किसी न किसी रिश्तेदार से रिलेटेड थी, पर उन्हें स्वीटी की तरह स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। वैभव जी अपने साथी भाइयों और हमउम्र रिश्तेदारों के साथ बैठकर चाय पीते हुए पुराने दिनों की बातें कर रहे थे। तभी कृपा जी उनके पास आई और कहने लगी, हमें आपसे बात करनी है। वैभव जी उठे और साइड में कृपा जी से कहने लगे, बताइए, क्या कहना है? कृपा जी ने अपना सिर उठाया और कहा, हमने तय किया है कि हम उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे। वैभव जी हैरानी से उन्हें देखने लगे। उन्हें अच्छे से याद था कि कृपा जी को जब कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के ड्रेस फॉर मी स्टोर के ओपनिंग का इन्विटेशन मिला था, उनकी वह बिल्कुल जाने की इच्छा नहीं थी। पर अचानक ऐसा क्या हो गया? वह अपने ख्यालों में ही थे कि कृपा जी ने फिर कहा, हम राजन अंकल के साथ वहां जा रहे हैं। वैभव जी ने कहा, यह उनसे कैसे रिलेटेड है? कृपा जी मुस्कुराई और कहने लगी, आपने उनके कंपनी के ओनर के बारे में सुना है ना? वैभव जी ने हाँ कहा। ये बात पूरे बिजनेस वर्ल्ड में फैली हुई थी कि राजन शाही का बिजनेस छोटी लड़कियां चलाती हैं, पर इस मजाक को कभी किसी ने नहीं माना। कृपा जी मुस्कुराई और कहने लगी, वह दोनों लड़कियां, यह उन्हीं के स्टोर की ओपनिंग है। मुझे उनसे मिलना है। वैभव जी मुस्कुराए और कहने लगे, काश हम भी आपके साथ चल सकते, पर एंजल क्लॉस प्रोजेक्ट अभी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज पर चल रहा है। सब खुशी खुशी आपस में बातें कर ही रहे थे कि हवेली के दरवाजे से दो लोग अंदर आए। सबकी नजर उन पर चली गई। उनमें से एक 45 साल का आदमी था, जिसने नीले कलर का जरी वाला कोट पहना था और उसके गले में मोटी थी, सोने की चेन था। उसकी आंखें कुटिलता से मुस्कुरा रही थीं और उसके पीछे एक हैंडसम लड़का चल रहा था, जिसने डार्क ब्लू कलर का सूट पहना था और उसकी आंखें बहुत डार्क थीं। राजवंश खानदान उन दो लोगों को देखकर हैरान थे और सब अपनी जगह से उठ गए। बुजुर्ग आदमी सामने आया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, आप सब ऐसे क्यों उठ गए? आपने तो हमें अपने कंपनी के फंक्शन में इनवाइट नहीं किया। हमने सोचा, अब सब यही है तो हम मिल लें। निर्मला देवी गुस्से में खड़ी हुई और उस आदमी को घूरते हुए कहने लगी, गौरव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गौरव ने निर्मला देवी की तरफ देखा और उनके पैर छूते हुए कहने लगा, माँ, क्या आप अपने बेटे को यहाँ नहीं चाहती? निर्मला देवी ने अपने 2 कदम पीछे लिए और गौरव को घूरते हुए कहा, तुम हमारे बेटे नहीं हो। ये बात तुम अच्छे से जानते हो कि तुम हमारे पति की एक गलती हो। हाँ, गौरव, राजवंश सूर्यदेव, राजवंश का नाजायज बेटा था, जिन्हें राजवंश खानदान में कभी नहीं अपनाया। पर सूर्यदेव राजवंश ने उसे अपना नाम दिया था, जिस कारण निर्मला देवी और सूर्यदेव के बीच हमेशा एक दरार रही। गौरव के पीछे खड़े लड़के ने आगे आकर निर्मला देवी के सामने हाथ जोड़े और कहा, दादी सा, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। निर्मला देवी ने अपने सामने खड़े उस लड़के को देखा और कहा, रमन, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, पर तुम अपने पिता को लेकर अभी यहां से चले जाओ। रमन की मुट्ठियां गुस्से में बंद हो गईं। उसने अपनी जलती हुई आंखों से निर्मला देवी को देखा और कहा, सारे हक और सारी जिम्मेदारियां आपने सिर्फ अपने बड़े पोते वायु को देखकर रखी हैं। क्या मेरा कोई हक नहीं है? कृपा आगे आई और कहने लगी, हमारे बेटे को बीच में मत लाओ। गौरव जी ने वैभव जी की तरफ देखा और कहा, वैभव, अपनी पत्नी को कहो इन बातों के बीच में ना आए। वैभव जी ने गुस्से में गौरव को घूरा और कहा, तुम हमारे परिवार के बीच में आ रहे हो, यहां से चले जाओ। क्या हम नहीं जानते कि तुमने कितनी बार हम सबको गिराने की कोशिश की है?
आरआर एम्पायर के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? गौरव शैतानी तरीके से मुस्कुराए और कहने लगा, आप लोगों ने मुझे खानदान से अलग किया था, पर यह नहीं कहा कि मैं इसके नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वह कंपनी मैंने अपने बेटे के लिए शुरू की थी और आज वह काफी अच्छे से काम भी कर रही है। वैभव जी की मुट्ठियां गुस्से में बंद हो गई। उसने कहा, पर तुम्हारे हर काम गलत तरीके से होते हैं। तुम्हारे कारण हमारे खानदान का नाम खराब हो रहा है। गौरव जी ने रमन का हाथ पकड़ा और ऊपर जाते हुए कहने लगे, सच, आप बदल नहीं सकते। मैं भी इस घर का हिस्सा हूं और मैं अब यही रुकने वाला हूं। बेहतर होगा आप इसकी आदत डाल लें। यह कहते हुए वह सीढ़ियों से चढ़कर सेकंड फ्लोर के एक कमरे में चला गया। निर्मला देवी पीछे मुड़ी और परेशान होकर अपने परिवार को देखने लगी। कृपा जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, माँ, चिंता मत करिए। जब वायु को यह सब पता चलेगा तो वह खुद संभाल लेगा। निर्मला देवी ने एक ठंडी सांस ली और कहा, हम उसे हमेशा इन सब से दूर रखना चाहते हैं, पर बार बार सब उसके लिए ही होता है। देहरादून पब्लिक स्कूल। सारी औरतें और टीचर दरवाजे के पास से आ रही ठंडी आवाज को सुन रहे थे। रावी और वीरा को थोड़ी देर पहले ही से पता चला था कि आज पैरेंट टीचर मीटिंग है और उनकी मम्मी को वहां बुलाया गया। वीरा को पता था कि ज्योति का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता है और उसे कुछ गलत होने का अंदेशा हो चुका था। वह तुरंत शिव के साथ रावी को लेकर स्कूल के लिए निकल गई थी। उन्होंने दूर से ही उस बड़े से हॉल से आ रही औरतों की चिल्लाने की आवाज सुन ली थी। वह जैसे ही अंदर आए, वीरा देखा कि ज्योति ने उसकी मम्मी को जबरदस्ती खड़ा किया और सब मिलकर उन्हें गलत गलत बातें कह रहे थे। जब धैर्य से सहन नहीं हुआ तो वह बेहोश हो गई। वीरा अच्छे से जानती थी, उसकी मम्मी का हार्ट अभी भी रिकवरी स्टेज में है और वह किसी भी तरह के टेंशन को नहीं झेल सकती। रावी, वीरा और शिव तेज कदमों से वहां आए। वीरा के ओरा ने सबको अपनी जगह से हटकर उसे रास्ता देने पर मजबूर कर दिया था। इस समय उसकी आंखें खतरनाक तरीके से चमक रही थीं, पर वह जमीन पर पड़ी अपनी मम्मी को देख रही थी। उसने बिना पीछे मुड़ से कहा, इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। शिव ने सिर हिलाया और धैर्य को गोदी में उठाकर वहां से निकल गया। सारी औरतें उस बच्ची के ऑर्डर देने वाले लुक को देखकर हैरान थीं। वहां खड़ी एक औरत ने चिढ़कर वीरा को देखा और कहा, तुम होती कौन हो उस औरत को यहां से भेजने वाली? कहीं तुम ही उसकी बेटी तो नहीं? तुम्हें भी यहां से चले जाना चाहिए। हम इस स्कूल में ऐसे बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे। वीरा ने उस औरत की उसकी तरफ देखा और एक शब्द भी नहीं कहा। रावी वीरा का हाथ पकड़कर से नम आंखों से देखते हुए कहने लगी, दी, मम्मा ठीक होगी ना? वीरा ने अपनी छोटी बहन के हाथ को कस के पकड़ा और कहा, हम थोड़ी देर में यहां से जा रहे हैं। फिर वह उन औरतों के पीछे खड़ी ज्योति को घूर कर देखने लगी। ज्योति अपने सफेद चेहरे के साथ अपने सामने खड़ी नीली आंखों वाली लड़कियों को देख रही थी। उसने ढेरिया को यह सब इसीलिए कहा था ताकि वह यह पता कर सके कि सच में उसकी शादी के बाद कोई बच्चे हैं या फिर यह वही बच्चे हैं जो वह राजवंश खानदान को देने वाली थी। पर रावी और वीरा का चेहरा देखने के बाद उसके सारे जवाब उसके सामने थे। वीरा ने बिना किसी की तरफ ध्यान दिया थोड़ी दूर खड़ी ज्योति को देखकर कहा, आपको आगे आना चाहिए। सबने अपना सर घुमाया और उस दिशा में देखा जहां वीरा की आवाज जा रही थी। ज्योति अपने सफेद चेहरे के साथ आगे आई और अपने आप को संभालते हुए वीरा से कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम होती कौन हो? मुझे ऑर्डर देने वाली अपनी उस बेशर्म माँ के पास जाओ। उसने तुम्हें तुम्हारे बाप के बारे में कभी नहीं बताया। बताएंगी कैसे? क्या पता कितने लोगों के साथ उसने आगे के शब्द कहने की कोशिश की, पर जब उसने वीरा के हाथ में फोन देखा तो चुप हो गई। वीरा ने रावी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम बाहर जाओगी। रावी वहां से नहीं जाना चाहती थी, पर अपनी बहन की आंखों की शांति देखकर उसने हाँ में सिर हिलाया और बड़े से हॉल से बाहर चले गई। रावी के जाने के बाद वीरा ने अपना रुख वापस ज्योति की तरफ करा और अपने फोन में एक फोटो निकालकर उसे ज्योति के हाथ में पकड़ा दिया। ज्योति ने जैसे ही फोन में कुछ डॉक्यूमेंट को देखा, उसके हाथ कांप उठे। उसने डर भरी नजरों से वीरा को देखा और कहा, बच्चों वाले खेल मेरे साथ मत खेलो, तुम तो वैसे भी बच्ची हो। वीरा मुस्कुराई और कहने लगी, यह देखकर आपको पता चल गया होगा कि मैं किसकी बच्ची हूं। बेहतर होगा आप मेरी बहन और मेरी मम्मी से दूर रहे, वरना मुझे कागजात आपके सो कॉल्ड बेटे के राजवंश खानदान को देने में देरी नहीं लगेगी। और हाँ,
यहाँ खड़ी हर एक लेडीज में साफ शब्दों में कह देना चाहती हूँ, तुम सबको कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरी मम्मी को कहे गए हर शब्द की यह कहकर वहां से बाहर चली गई। भले ही उसकी आवाज बच्चों वाली थी, पर उसकी वार्निंग ने सबकी आंखों में डर को आने पर मजबूर कर दिया था। ज्योति अभी भी उस डॉक्यूमेंट के बारे में सोच रही थी। वह डीएनए रिपोर्ट थी, जिसमें रावी वीरा और वायु के फादर डॉटर होने का रिलेशन साबित था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि छोटी सी बच्ची के पास यह सब है, और अब उसे बहुत डर लग रहा था। वीरा बाहर आई और अपने फोन से एक नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से फोन रिसीव होते ही उसने कहा, सुल्तान अंकल फोन की दूसरी तरफ। सुल्तान, जिसने अपनी मैडम की आवाज 1 साल बाद सुनी थी, उसने कहा, ऑर्डर दीजिए। वीरा ने एक नज़र हॉल की तरफ देखा, और 2 घंटे बाद तुम्हारे पास एक लिस्ट होगी। मुझे उन फैमिली को 1 महीने के अंदर सड़क पर आता हुआ देखना है। अंदर हॉल में ज्यादातर अलग अलग फैमिली की लेडीज थी। इन सबको एक साथ वीरा सजा दे नहीं पाएगी। 1 महीने के अंदर वह अपनी मम्मी के साथ हुए इस व्यवहार का बदला लेकर रहेगी। एक लेडी जो हॉल के बाहर ही आ रही थी, उसने वीरा की बातें सुनी, हंसने लगी। उसे सब मजाक लगा। वह वीरा के सामने खड़ी हुई और कहने लगी, बच्ची, तुम्हें इतना सादा उड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? तुम कौन हो औरत? एक छोटे से खानदान की बहुत है, जिनकी देहरादून में छोटी छोटी फैक्ट्री थी। वीरा ने आंखें छोटी कर कर उसे देखा और कहा, यह बात आप 1 महीने बाद मुझसे कहिएगा। ठीक है, कर। वह आगे चली गई। औरत उसे जाता हुआ देख रही थी, पर उसे नहीं पता था कि 1 महीने बाद वह सच में सड़क पर आने वाले हैं। रावी जोग थोड़ी दूर पर ही सोफे पर बैठी थी। उसने जैसे ही वीरा को आते देखा, वह दौड़कर उसके पास गई और उसे गले लगाकर रोते हुए कहने लगी कि मम्मा, फिर से मम्मा को क्यों बार बार सब ये सब बोलते हैं? वह ठीक होंगी ना? वीरा की आंखें उदासी से भर गईं। उसने रावी की पीठ को सहलाया और कहा, हम दोनों हैं। उनके पास उन्हें कुछ नहीं होगा। चलो, हॉस्पिटल जाना है। यह कहते हुए उसने रावी का हाथ पकड़ा और स्कूल के बाहर निकल गई। शिव पहले ही कार में धैर्य को ले जा चुका था। रावी और वीरा जैसे ही बाहर पहुंचे, थोड़ी दूरी पर उन्हें एक ब्लॉक मर्सिडीज खड़ी दिखाई दी। रावी की आंखें बड़ी हो गईं। उसने कहा, यह तो सुल्तान अंकल की गाड़ी है। वीरा ने कुछ नहीं कहा और जाकर गाड़ी में बैठ गई, और उसके साथ ही गाड़ी की ड्राइवर वाली सीट पर एक आदमी बैठा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर जैसे ही उसने रावी और वीरा को अंदर बैठे देखा, उसकी आंखों में इज्जत दिखने लगी। उसने आगे देखते हुए कहा, मैम, हम कहाँ जा रहे हैं? वीरा ने कहा, एसके हार्ट रिसर्च सेंटर। एसके हार्ट रिसर्च सेंटर। सिद्धार्थ धैर्य का चेकअप कर रहा था। शिव जब धैर्य को हॉस्पिटल लेकर आया था, तब सिद्धार्थ वहां से जाने ही वाला था। उसने उन दोनों को पहचान लिया और तुरंत ढेरिया को वीआईपी वार्ड में ले गया। सिद्धार्थ वार्ड के बाहर आया और शिव को देखकर कहने लगा, इन्हें फिर किसी तरह का स्ट्रेस हुआ है कि मैंने फाइल में यह मेंशन किया था कि इन्हें ज्यादा बड़े सरप्राइज और शौक से दूर रखना है। शिव ने हाँ में गर्दन हिलाया और कहा कुछ परेशानी हो गई थी। सिद्धार्थ शिव के पीछे देख रहा था। शिव ने भी यह नोटिस करा और कहा, मैं मारी होगी। उसने इतना ही कहा था कि थोड़ी दूर से एक मस्कुलर आदमी के साथ छोटी लड़कियां चलकर आ रही थीं। दोनों की गहरी नीली आंखें चिंता और गुस्से से भरी थीं। स्कूल से निकलने के बाद ज्योति एक रेस्टोरेंट में बैठी थी और उसके सामने एक आदमी बैठा था, जिसने नीले कलर का कोट पहना था। वह अपने गले में पहनी हुई। वो अपने गले में पहनी सोने की चेन से खेलते हुए ज्योति से कहने लगा, तुम्हारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है? ज्योति ने घबराते हुए उस आदमी को देखा और कहा, गौरव अंकल, उस लड़की ने उन बच्चों को जन्म दिया था। वह 2 जुड़वा लड़कियां हैं। मैं आज ही उनसे मिली और उस छोटी बच्ची ने मुझे उनकी और वायु के डीएनए रिपोर्ट भी दिखाई। आदमी का हाथ चेन से खेलते हुए रुक गया और उसकी आंखें गहरी हो गईं। उसने कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि उसने अबॉर्शन कराया है और कोई और बच्चा नहीं है? तुमने यह भी कहा था कि तुमने उसे कुछ दिन पहले मरवा दिया। ज्योति उस आदमी की आंखों से डर गई। उसने कहा, मैंने सब किया था, पता नहीं कैसे बच गई। और वह बच्ची, वह कोई बच्ची नहीं थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था वह सब कुछ जानती है। गौरव मुस्कुराया और कहने लगा, इसका मतलब वायु राजवंश की 2 बेटियां हैं। कितना मजा आएगा जब मैं उसके बच्चों को उनकी आंखों के सामने उन्हें मारूंगा। और फिर कहने लगा, क्या वायु को इस बारे में पता है? नैना ने नामे सिर हिलाया और कहा,
मुझे नहीं लगता उस लड़की ने कभी इस बारे में पता करा होगा या वह वायु को बता पाई होगी। ये बातें शायद सिर्फ वो बच्ची जानती है। गौरव ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ ज्योति को देखा और कहा, आखिर वह बेटी भी तो वायु राजवंश की है। यह सुनते ही ज्योति की मुट्ठियां गुस्से में बंद हो गई और उसने दांत चबाते हुए कहा, मुझे उसे उसी वक्त मार डालना चाहिए था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी कम उम्र में भी बच्चों को जन्म देने का सोच सकती है। गौरव जी ने अपने हाथ में पकड़े कॉफी मग को भी हिलाया और कहा, जो भी हो, हमें उन सबको खत्म करना है। रावी और वीरा धैर्य के बेड के पास खड़े थे। रावी ने आहाना को फोन करके भी बता दिया था, इसलिए आहाना घर न जाकर तुरंत वापस हॉस्पिटल आ गई थी। इस समय हो ढेरिया को इंजेक्शन लगा रही थी। रावी ने आंसू भरी आंखों से अपनी मम्मी को देखा और कहा, दी, मम्मा को दर्द हो रहा होगा। आगामी ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, तुम्हारी मम्मी स्ट्रांग है ना, उसे कुछ नहीं होगा। सिद्धार्थ तब से आहाना को देख रहा था। उसे उसके दिन के सारे रिएक्शन अभी भी याद थे, पर इस समय उसका चेहरा शांत था। उस वार्ड में सब चुपचाप थे। तभी कुछ लोग वहां ब्लैक कलर के कपड़े पहनकर अंदर आए और उनके बीच में प्रज्ञा भाटिया खड़ी थीं। उसने उदास होकर धैर्या की तरफ देखा और फिर वीरा को देखकर कहने लगी, मेम, आपने हमें बुलाया। वीरा ने सिद्धार्थ की तरफ देखा और कहा, हम आपके केबिन में बैठेंगे। वो उसकी इजाजत के बिना उन सारे लोगों को लेकर उसके केबिन की तरफ चली गई। सिद्धार्थ मुंह खोले उसे देख रहा था। उसने मुंह बनाया और खुद से कहा, ये पूछ रही थी या बता रही थी। सिद्धार्थ के केबिन में वहां रखे सोफों पर और कुछ चेयर पर बहुत सारे लोग बैठे थे जो रावी और वीरा से मिलने आए थे। प्रज्ञा भाटिया ने एक फाइल इन दोनों के आगे करी और कहा, मैम, आप दोनों 2 दिन बाद आ रही हैं ना? यह सुनते ही दोनों का चेहरा उदास हो गए। वीरा ने गहरी सांस ली और कहा, हम 2 दिन बाद आ रहे हैं। सिद्धार्थ कंफ्यूज होकर उनके कन्वर्सेशन को सुन रहा था। रावी और वीरा ने कुछ फाइल पर साइन की और प्रज्ञा भाटिया को दे दी। प्रज्ञा भाटिया के साथ आए लोग उसके इंडिया के 11 ब्रांच के हायर मैनेजमेंट के लोग थे जो वहां के ऑफिस को चलाते थे। वह सब मिलकर प्रज्ञा भाटिया के साथ उस इवेंट में शामिल होने जा रहे थे। ये उनकी 8वीं से पहली मीटिंग की, पर उन्होंने कभी नहीं सोचा सोचा था कि उन्हें उनकी कंपनी के सीईओ से एक हॉस्पिटल में मिलना पड़ेगा। उन सबकी नजरों में रावी और वीरा के लिए इज्जत सिद्धार्थ महसूस कर सकता था। वीरा ने वह सारी फाइल प्रज्ञा को दी और कहा, वहां सब मैनेज करो, हम वहां 2 दिन में आ जाएंगे। शायद हम सीधे इवेंट में शामिल हो। सबकी 1 घंटे में फ्लाइट है, जाओ। सब तुरंत उठे और अपना सिर झुकाकर उन्हें ग्रीज कर कर वहां से चले गए। आहाना ने कंफ्यूज होकर कहा, तुम दोनों कहाँ जाने वाली हो? वीरा ने आहाना की तरफ देखा और कहा, हम दोनों नहीं, आप भी हमारे साथ जा रही हैं। आहाना का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कहा, तुम दोनों ने मुझसे बिना पूछे मेरे लिए ट्रिप प्लान कर दी। वीरा ने उसे कुछ नहीं कहा और सिद्धार्थ की तरफ देखकर कहने लगी, डॉक्टर कश्यप, हम दोनों को एक इम्पॉर्टेंट काम के कारण कनाडा जाना है। अगर वह जरूरी नहीं होता तो हम वह बिल्कुल नहीं जाते। मैं आपसे एक फेवर चाहती हूँ। सिद्धार्थ ने कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखा। रावी ने छोटा सा मुंह कर कर सिद्धार्थ को देखा और कहा, सिद्धार्थ अंकल, हमारी इंटरनेशनल स्टोर की ओपनिंग 1 वीक के अंदर है और हमें वहां जाना होगा। मम्मा की ऐसी तबीयत में क्या आप उनका ख्याल रखेंगे? हमें आप पर बहुत बिलीव है। इंटरनेशनल वर्ड सुनकर सिद्धार्थ के दिमाग में आजकल चल रही न्यूज आने लगी। हर न्यूज में आजकल ड्रेस फॉर मी के नए स्टोर की ओपनिंग के बारे में बताया जा रहा था। सिद्धार्थ ने अपने सफेद पड़ चुके चेहरे से उन दोनों को देखा और कहा, क्या वह स्टोर्स? क्या तुम दोनों उनकी ऑनर हो? रावी ने हाँ कहा। तभी वीरा ने सिद्धार्थ की तरफ देखा और कहा, आहाना मासी को 1 हफ्ते की छुट्टी अलाउड करिए, हमारी कल की फ्लाइट है। आहाना, जो कब से उनकी बातें सुन रही थी और थोड़ी थोड़ी समझ भी रही थी, उसने कहा, 1 मिनट, क्या तुम दोनों ने मुझसे पूछा मैं चल रही हूं या नहीं? आहाना ने मुंह बनाया और कहा, क्या आपको इंडिया के बाहर घूमने नहीं जाना? आप ही तो कहती थी कि आपको एक बार प्लेन में बैठना है। हम आपको कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों का टूर कराएंगे, इसमें आपको क्या परेशानी है? आहाना चुप हो गई और उसने कुछ नहीं कहा। राजवंश कारपोरेशन। धैर्य के ऑफिस से जाने के बाद से ही वायु के दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वह बार बार अपने फोन को देख रहा था और धैर्य का नंबर निकालकर उसे लगाने की सोच रहा था,
पर उसके दिमाग में धैर्य की कई बातें गूंज रही थीं कि वह उसका पीछा ना करे। वह चाह रहा था कि वह किसी को भेजकर धैर्य के बारे में पता करें, पर ना जाने क्यों उसकी बात नकार नहीं कर पा रहा था। वायु ने खिड़की के पास खड़े होकर आसमान में देखते हुए कहा, जो तुम बार बार मुझे खुद से दूर कर देती हो, तुम जरूर किसी परेशानी में हो। और देखो, तुमने खुद ही मुझे अपनी मदद करने से रोक रखा है। तभी उसका फोन बजा। फोन निकाला। फोन पर राका का नाम फ्रेश हो रहा था। वायु ने जैसे ही फोन रिसीव किया, उधर से रखा की आवाज आई। सर, आपको याद है उस दिन फॉरेस्ट में काला चीता को जो 2 लड़कियां मिली थीं, हमें उनकी जानकारी मिल गई है। हमारे सोर्सेस से हमें यह पता चला है कि वो राजन शाही से रिलेटेड है, पर हमें उनकी कोई क्लियर फोटो नहीं मिल पाई है। मैं आपके फोन पर एक फोटो भेज रहा हूँ, जो काफी मुश्किल से हम मिली है, पर इसमें भी उनकी सिर्फ उन दोनों की आंखें दिख रही हैं। 2 दिन बाद वह दोनों लड़कियां राजन शाही के साथ कनाडा जा रही हैं। वायु ने कहा, पता करते रहो। यह कहकर उसने फोन कटकर कर रखा का भेजा हुआ फोटो देखने लगा। उस फोटो में 2 लड़कियां खड़ी थीं, जिन्होंने ब्लैक कलर का मास्क लगाया था, और दोनों की लड़कियों के बाल काफी लंबे थे और 2 चोटियों में गुथे हुए थे। दोनों ने ही लाइट ग्रीन कलर की फ्रॉक पहनी थी, और मास्क के साथ भी कोई भी बना सकता था कि वह दोनों जुड़वा है। वायु की आंखें उन दोनों की आंखों पर ही टिकी थीं, जो उसी की तरह गहरी नीली थीं। 2 लड़कियों में से एक लड़की की आंखें वायु की तरह सख्त और दूसरी की आंखें मुस्कान से भरी। वायु के दिमाग में अपने सपनों में आने वाली धैर्य के साथ वाली बच्चियों का ख्याल आ गया। वायु के दिल में एक ऐसा ख्याल आया जिससे उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने खुद से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि धैर्य की 2 बेटी हों और वह दोनों यही हों? यह सोचकर हो उसकी अपने पकड़ फोन पर कस गई। इधर ढेरिया बेहोशी में सपना देख रही थी, जिसमें वह वीरा और रावी के साथ एक खूबसूरत है गार्डन में खड़े थे। वह तीनों मुस्कुराते हुए वह बने फूलों के बगीचे में घूम रहे थे। तभी कई सारी काली परछाइयों ने आकर रावी और वीरा को ढेरिया से छीन लिया, और उनमें से एक लंबी सी परछाई की आंखें उन दोनों की तरह लग रही थीं। धैर्य उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी, और वह रोते हुए वापस अपने बच्चों को मांग रही थी। वह सारी परछाइयां एक साथ कह रही थीं, इन पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, इन पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। अचानक ढेरिया उठकर बैठ गई और जोर जोर से रावी और वीरा का नाम छल्लाते हुए रोने लगी। राजवंश कॉरपोरेशन। वायु एक मीटिंग में बैठा था। तभी मीटिंग हॉल का दरवाजा खुला और सबकी नजर उधर चली गई। रमन मुस्कुराते हुए अंदर ही देख रहा था। रमन को देखते ही वायु की आंखों में गुस्सा आ गया। रमन अपने तेज कदमों से अंदर आया और कहने लगा, अरे, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? वायु ने शांत आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रमन ने सामने देखा, सीईओ की सीट पर जहां वायु बैठा था, और उसे यह देखकर काफी जलन महसूस हुई। उस बड़ी टेबल में की चारों तरफ घूमने लगा और कहने लगा, वायु भाई, आपको अपने छोटे भाई का स्वागत करना चाहिए, जो इतने समय बाद आया है। वायु ने टेबल के चारों ओर बैठे लोगों की तरफ देखा और आंखों से कुछ इशारा किया। वहां बैठे सारे लोग तुरंत उठकर खड़े हुए और वहां से चले गए। उस खाली मीटिंग रूम में अब सिर्फ वायु और रमन ही थे। वायु ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल के पेज ईज पलटते हुए कहा, बात भी वही है, तुम इतने समय बाद यहाँ क्यों आए हो? रमन ने सीट खींची और बैठकर कहने लगा, मुझे लगा शायद कुछ अधूरा रह गया है, जो अब पूरा होगा। आपको क्या लगता है, इस बार मैं आपको कुछ देने आया हूं या फिर छीनने? मुझे तो लगा था उस दिन हुए ब्लास्ट से आप मर जाओगे, पर आपकी किस्मत मेरा वो प्लान भी खराब हो गया। वायु ने अपना सिर उठाया और रमन को देखकर कहा, तो तुमने उस गेग के साथ हाथ मिलाया था मुझे मरवाने के लिए? रमन ने अपने कंधे उचकाए और कहा, क्या फर्क पड़ता है, आप हर बार बच जाते हैं। और फिर अपनी जलती हुई आंखों से उसे देखकर कहने लगा, पर मैं यह नहीं कह सकता कि अगली बार भी आप बच जाएंगे। वायु ने उसकी बातों को इग्नोर किया और कहा, गौरव चाचा भी आए हैं। रमन मुस्कुराया और कहने लगा, आपको सच में परिवार की काफी चिंता करते हैं। हाँ, वह भी आए हैं। अच्छा, मैं चलता हूं, जरा आपकी कंपनी का देखी जाए। यह कहते हुए उठकर वहां से चला गया। रमन के जाने के बाद वायु ने करण को देखा और कहा, गौरव चाचा, पर रमन दोनों पर नजर रखो। बिना में किसी मकसद के ये लोग देहरादून वापस नहीं आएंगे। एस के हार्ट रिसर्च सेंटर।
धैर्या अभी भी उस वर्ड में जोर जोर से चिल्लाकर रो रही थी। उस बोर्ड में धैर्या के साथ दो नर्स मौजूद थीं। उसका ऐसा बर्ताव देखकर एक नर्स दौड़कर सिद्धार्थ के केबिन तरफ गई। सिद्धार्थ के केबिन में अहाना, रावी और वीरा प्लानिंग कर रहे थे कि वह ढेरिया को क्या बहाना बताएंगे। तभी उसके केबिन में एक नर्स दौड़ते हुए आई और कहने लगी, सर, रूम नंबर 2। 101 की पेशेंट को होश आ गया। वह किसी और को पुकार रही है। रूम नंबर। सुनते ही रावी और वीरा जल्दी खड़े हुए और दौड़कर बाहर चले गए। सिद्धार्थ, अहाना, सुल्तान और शिव भी उनके पीछे थे। रावी और वीरा तेजी से कमरे के अंदर गए। धैर्या ने जैसे ही उन दोनों को देखा, उसने अपने हाथों से ड्रीप निकाली और दौड़कर उनके पास चली गई। थोड़ी दूर खड़े होकर अपनी डरी हुई आंखों से देखने लगी। जब रावी और वीणा ने देखा कि उनकी मम्मी उनके पास नहीं आ रही है, वह दोनों धीमे कदमों से उसके पास जाने लगी। रावी ने कहा, मम्मा शांत हो जाओ। धैर्या ने आंसू भरी आंखों से धीमी आवाज में कहा, आप दोनों सच में हैं, हमारे पास आइए। तो कहते हुए उसके अपने दोनों हाथ खोल दिए। रावी और वीरा दौड़कर उसकी बाहों में चली गई और उसे जोर से गले लगा लिया। धैर्या की आंखों से आंसू बह गए और उस छोटे सपने ने उसे अपने दिल के एक कोने तक डरा दिया था। वीरा ने अपनी मम्मी की पीठ सहलाई और कहा, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, आप शांत हो जाओ। धैर्या ने छोटे बच्चे की तरह अपना सिर उन दोनों के सिर के बीच में हिलाया और कहा, नहीं, हमने छोड़ा। और आप दोनों कहीं चली गई तो दोनों ढेरिया से अलग हुई और उसका एक एक हाथ पकड़कर उसे बेड की तरफ ले जाने लगी। उन्होंने धैर्या को बेड पर बिठाया और उसके सामने बैठते हुए कहने लगी, आपने बुरा सपना देखा। धैर्या ने हाँ में सिर हिलाया। वीरा ने अपनी मम्मी के सर पर छोटा सा हाथ रखा और कहा, आपको ऐसा लगता है कि हम कहीं जाएंगे? धैर्या ने वीरा की गोदी में अपने सर रखा और कहने लगी, पर अगर कोई आपको हमसे छीन कर ले गया? तो सुनते ही वीरा की आंखें डार्क हो गईं। उसने धीमे मगर डरा देने वाले शब्दों में कहा, तो वह इंसान अपनी जिंदगी का आखिरी दिन नहीं देख पाएगा? धैर्या को तो अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। रावी ने अपनी मम्मी के सर पर हाथ फेरा। थोड़ी देर बाद धैर्या वापस गहरी नींद में चली गई। बाहर खड़े 4 लोग अंदर के इस नजारे को देख रहे थे और उनकी आंखें नरम हो गई थीं। सुल्तान ने विंडो से अंदर देखते हुए कहा, वीरा मेम ने शायद इसी काम से मुझे यहां बुलाया है। शिव ने सुल्तान की तरफ देखा और कहा, आपको मैम बुलाया है? सुल्तान ने हाँ में गर्दन हिलाई और कहा, इस बारे में बाद में बात करेंगे। अहाना अंदर देखते हुए अपने आप से कहने लगी, पता नहीं ढेरिया इतना डरी हुई है। क्यों है? आखिर कोई बच्चों को उससे कोई दूर क्यों करेगा? जहां तक मैं जानती हूं, इन बच्चों के पिता को तो यह भी नहीं पता होगा कि उसकी 2 बेटियां हैं। वही सिद्धार्थ एक अलग ही क्षमकश में था। वह उस ख्याल के बारे में सोच रहा था जब राजवंश परिवार को अपने खानदान के 2 वारिस के बारे में पता चलेगा। जाहिर सी बात है, वह उन दोनों को राजवंश खानदान में ले जाने की कोशिश करेंगे और तब ढेरिया सच में कुछ नहीं कर पाएगी। ढेरिया की ऐसी हालत देखकर सिद्धार्थ समझ गया था कि वीरा उसे इन सब से दूर क्यों रखना चाहती है। राजवंश हवेली। ज्योति और गौरव जी एक साथ हवेली में इंटर हुए। हेमंत उस समय बाहर ही जा रहा था और उन दोनों को साथ आता देख उसकी आंखें छोटी हो गईं और वह ज्योति को घूरने लगा। गौरव जी ने ही हेमंत की तरफ देखा और कहा, हेमंत, माना कि तुम मां के वफादार हो, पर इसका मतलब यह नहीं तो हर किसी पर शक करो। हेमंत ने एक सरसरी निगाह गौरव पर डाली और कहा, मैं अनजानों की बातें नहीं सुनता। यह कहते हुए वह बाहर चला गया। गौरव जी ने दरवाजे की तरफ देखकर कहा, कुछ दिनों की बाद तुम अपनी नाक मेरे सामने घिसोगे। फिर ज्योति की तरफ देखकर कहा, अपने कमरे में जाओ, हम बाद में बात करेंगे। ज्योति तुरंत अपने कमरे की तरफ चली गई। उसका दिमाग अभी कई सारी उलझन में उलझा हुआ था। एक सच्चाई जिंदगी बदल सकती थी और वह डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। निर्मला देवी के कमरे में निर्मला देवी ने सामने बैठी कृपा जी को देखा और कहा, क्या आपने वायु को गौरव और रमन के बारे में बताया? कृपा जी ने अपना सर नीचे कर और कहा, हमें समय नहीं मिला। करण ने बताया कि आज रमन ऑफिस गया था और वह अभी भी वही है। निर्मला देवी ने कहा, वह जरूर कोई परेशानी खड़ी करेगा। तुम जानती हो, 7 साल पहले हुए एक्सीडेंट के पहले भी वह यहां आया था और उसने वायु के लिए कई परेशानी खड़ी की थी। उस समय वायु ने राजवंश कॉरपोरेशन को समझना शुरू ही किया था।
सूर्यदेव के जाने के बाद गौरव और रमन ने सारी विरासत पाने की कई कोशिशें की, पर वायु की समझदारी और हिम्मत ने उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। पर हम समझ नहीं पा रहे, अब वह वापस क्यों आए हैं? उनकी नजर कृपा जी के परेशान चेहरे पर गई, तो उन्होंने बात बदलते हुए कहा, अच्छा, उस दिन वायु जिस लड़की को अपने साथ ले जा रहे थे, आपने उनके बारे में पता किया? कृपा जी ने मुंह बनाकर कहा, हमें समझ नहीं आ रहा, वायु क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? हम उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाए। निर्मला देवी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने कहा, अगर वायु सच में किसी को पसंद करते हैं, तो हम जल्दी उनसे मिल लेंगे। ढेरिया के घर। सिद्धार्थ उन सब के साथ उसके घर आ गया था। शिव ने ढेरिया को उसके कमरे में पहुंचाया और बाहर आ गया। सिद्धार्थ बड़े ध्यान से उस छोटे से विला को देख रहा था, जो ढेरिया को कंपनी द्वारा अलॉट किया गया था। उसने मन कहा, यह विला तो वायु ने बहुत पहले खरीदा था, पर यह धैर्य कैसे रह रही है? यह आदमी पता नहीं क्या क्या करता रहता है। वह खुद से बातें कर ही रहा था कि उसे अपने पीछे किसी का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा। अहाना अपने हाथों में पानी लेकर खड़ी थी। उसने हाथ आगे करा और कहा, पानी पी लो। सिद्धार्थ ने पानी का गिलास उठाया और पीने लगा। थोड़ी देर बाद जब ढेरिया को वापस होश आया, तो वह अपने आसपास रावी और वीरा को ढूंढने लगी। वो उठी और कमरे के बाहर आ गई। बाहर सुल्तान, आहाना, सिद्धार्थ, शिव, वीरा और रावी बैठे थे। उन लोगों ने जैसे ही धैर्या को बाहर आते देखा, सब उठकर खड़े हो गए। आहाना और धैर्या के पास गई और कहने लगी, तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? धैर्या ने कुछ नहीं कहा, पर जाकर सोफे पर बैठ गई। इससे पहले कोई कुछ कहता, सुल्तान का फोन बजा और वह बात करने कमरे के बाहर चला गया। रावी और वीरा ने अपनी मम्मी के पास बैठे हुए कहा, आप इतनी परेशान क्यों हैं? ढेरिया ने सर झुकाया और कहा, हमने आप दोनों को डरा दिया। हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। अच्छा, अब हम ठीक हैं। आप दोनों चिंता ना करें। आहाना ने उसे पानी का गिलास दिया और उसके पास बैठ गई। ढेरिया ने सिद्धार्थ की तरफ देखा और कुछ कहने ही वाली थी कि आहाना ने कहा, डॉक्टर सिद्धार्थ ही तुम्हारा इलाज कर रहे हैं और हॉस्पिटल से घर। वह तुम्हें लेकर आए हैं। और चुप हो गई। थोड़ी देर बाद सुल्तान कमरे में वापस आया। उसके और उसके आने ने कमरे में शांति को खत्म कर दिया। वीरा उसके चेहरे की तरफ देखा और वह समझ गई कि कोई सीरियस बात है। ढेरिया ने सुल्तान की तरफ देखा था और कहा, ये कौन है? वीरा ने सिद्धांत की तरफ उंगली की और कहा, इनके साथ आए हैं। सिद्धार्थ सबको मुंह बनाकर देखने लगा। उसने सोचा, वह हर बार एक सब्स्टिट्यूट कैसे बन जाता है, और उसने हाँ में सर हिला दिया। वीरा ने कहा, मामा, मैं 1 मिनट में आई। यह कहते हुए वह बाहर चले गए और उसके पीछे सुल्तान भी बड़ी सी बालकनी में सुल्तान और वीरा चुपचाप खड़े थे। सुल्तान ने कहा, मम्मा, कनाडा जाना होगा। शॉप की ओपनिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। हमें थोड़ी देर में निकलना है। वीरा के हाथ रेलिंग पर कस गए। उसने कहा, जाना जरूरी है। सुल्तान ने भावहीन होकर कहा, अगर हम नहीं गए तो शायद वह दोनों स्टोरी ओपन नहीं हो पाएंगे। वीरा ने एक लंबी सांस ली और आसमान की तरफ देखने लगी, जहां सूरज डूबने ही वाला था। सुल्तान और वीरा अंदर आए तो धैर्य कमरे में फ्रेश होने जा चुकी थी। वीरा ने बिना एक्सप्रेशन के सबको देखा और कहा, हमें 1 घंटे में कनाडा निकलना है। और फिर आहाना को देखकर कहने लगी, आपके पास 15 मिनट है मम्मा को कन्विंस करने को रावी। चलो पैकिंग करनी है। ये कहते हुए हो रावी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चले गई। आहाना आंखें बड़ी बड़ी कर कर उस बंद दरवाजे को देखने लगी, जिसके अंदर अभी रावी और वीरा गई थी। उसने एक लंबी सांस ली। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वह तुरंत उठकर ढेरिया के कमरे में चली गई। बाहर बैठे तीनों आदमी एक दूसरे को देख रहे थे और किसी की भी एक दूसरे से बात करने की इच्छा नहीं थी। 15 मिनट बाद धैर्य रावी वीरा के कमरे के बाहर खड़ी थी। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। अंदर दोनों लड़कियां चुपचाप बैठी थीं। ढेरिया उनके पास आई और कहने लगी, आपको आहाना मासी के साथ इंदौर जाना है। प्रतिभा मासी की तबीयत बहुत खराब है और आहाना मासी को एक जरूरी काम है। क्या आप दोनों जाएंगे? दोनों लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपनी मम्मी को देखकर हाँ मैं सिर हिला दिया। 1 घंटे बाद कॉलोनी के बाहर शिव की गाड़ी में रावी और वीरा और आहाना बैठे थे।
ढेरिया ने उन तीनों को विदा करा। सिद्धार्थ अभी भी कंफ्यूज था कि अहाना ने ऐसा क्या कहा जिससे धैर्य इतनी आसानी से मान गई, और उसे रावी और वीरा की वार्निंग याद आई कि उसे उनकी मम्मी का 1 हफ्ते तक अच्छे से ख्याल रखना है। सिद्धार्थ से लंबी सांस लें और वहां से जाने लगा। तभी उसके पीछे से धैर्य की आवाज आई। वह मुड़ा और धैर्य से कहने लगा, तुम्हें क्या कहा? धैर्य आपसे बात करनी है, चलिए। यह कहते हुए वह घर के अंदर चली गई। सिद्धार्थ को कुछ गलत होने का एहसास हो गया था। घर के अंदर धैर्य और सिद्धार्थ आमने सामने बैठे थे। धैर्य ने बिना बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमें जानना है, हमें कौन सी बीमारी हुई है? सिद्धार्थ का शरीर ठंडा पड़ गया और वह धैर्य को देखने लगा। धैर्य ने लंबी सांस ली और कहा, वह तीनों हमारा इतना ख्याल रखती है। हमें हफ्ते में 2 बार इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। इतनी बड़ी बड़ी मशीनों से हमारी जांच होती है। जाहिर सी बात है, कोई छोटी सी चीज हमें इतना असर तो नहीं करेगी कि हमें इतना इलाज कराना पड़े। जब हमें पता चला कि हमारा इलाज आप कर रहे, आप एक बड़े डॉक्टर हैं, और अगर हम आपके पेशेंट हैं तो हमें जानने का पूरा हक है कि हमें क्या हुआ है। जब ढेरिया को पता चला कि सिद्धार्थ उसका इलाज कर रहा है, तो वह समझ गई कि उसे कुछ बड़ी बीमारी है। वह हमेशा से जानती थी कि उसके सीने में दर्द रहता है और वह कमजोर रहती है, पर उसे कभी ऐसा नहीं लगा कि उसे कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। पर अब यह सोचकर उसका शरीर जम रहा था। सिद्धार्थ ने गहरी आंखों से उसे देखा और कहा, तुम ये जानना चाहती हो, पर उन लोगों ने मुझे तुम्हें बताने से मना करा है। मैंने अपने दोनों हाथों को मिलाया और कहा, हम नहीं जानते, आप हमें सच बता रहे हैं। बस सिद्धार्थ जानता था कि अब वो पीछे नहीं मुड़ सकता। उसने धैर्य को उसकी बीमारी के बारे में सब कुछ बता दिया। धैर्य बिना किसी एक्सप्रेशन के सब सुन रही थी। थोड़ी देर बाद उस कमरे में पूरी तरह शांति हो गई। तभी उस शांति को चीरते हुए धैर्य की आवाज आई, हमारे पास कितना समय है? सिद्धार्थ उदास होकर उसे देखा। 2 महीने पर ऐसा नहीं है कि तुम बच नहीं सकती। प्रॉपर ट्रीटमेंट से बचने के चांसेस 60% हैं। ढेरिया कड़वाहट से मुस्कुराहट और कहने लगी, अगर वह 40% हमारी जिंदगी लेना चाहेंगे तो क्या आप हमें जिंदा रख सकते हैं? इस बात का जवाब सिद्धार्थ के पास नहीं था। धैर्य का दिल भारी हो चुका था। उसने सिद्धार्थ को अपने घर से भेज दिया। वो अब खाली घर में अकेली बैठी थी और उसका हाथ अपने दिल पर था। फ्लाइट में अहाना उस लग्जरियस प्लेन को देख रही थी। प्लेन के अंदर 5 लोगों के अलावा कोई नहीं था। वहां पर अहाना, रावी, वीरा, शिव सुल्तान और 2 पायलट थे। उसके अंदर 2 प्राइवेट रूम बने थे जहां पर आराम किया जा सकता था। अंदर सीट की जगह सोफे लगे थे। उन्होंने अपनी आंखें चारों तरफ घुमाते हुए कहा, मुझे तो लगा था प्लेन इससे अलग होता है, पर यह तो कुछ ज्यादा ही अलग है। रावी ने सीट पर बैठकर टेबल पर रखा, जूस का गिलास उठाया और पीते हुए कहा, यह हमारा प्राइवेट प्लेन है, इसे हमने खुद डिजाइन करवाया है। अहाना खुद को संभालने के लिए सीट का सहारा लेकर खड़ी हो गई है। शिव उसे ऐसे देखकर हंसना चाहता था। तभी प्लेन के टेको ऑफ होने की अनाउंसमेंट हुई और सब अपनी जगह पर बैठ गए। रावी, वीरा, सुल्तान और शिव आमने सामने सोफा पर बैठे थे, पर अहाना उनके बगल वाली सोफे पर रावी ने सुल्तान की तरफ देखा। और कहाँ सुल्तान? अंकल, बात क्या है? सुल्तान ने कहा, हमारे कनाडा वाले स्टोर की जो ओपनिंग होने वाली थी, उसके स्टोरेज में किसी ने आग लगा दी है और हमारी कई सारी ड्रेसेस, एक्सेसरीज खराब हो गई है। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होती जा रही है। हमारे इन्वेस्टर इसका जवाब मांग रहे हैं। वीरा ने टैबलेट में आग लगी हुई जगह की फुटेज देखते हुए कहा, यह किसी ने जानबूझकर करा है। रावी ने कहा, पर ऐसा कौन करेगा? वीरा ने अपने सिर उठाया और उनको देखकर कहा, इंडिया से बहुत कम लोग ही अपने स्टोर इंटरनेशनल लेवल पर इतनी जल्दी खोल पाते हैं, और शायद कुछ कंपनियों को यह पसंद नहीं है। इंडिया में बिजनेस करना और इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करना 2 अलग बातें हैं। दोनों जगहों के राइवल्स अलग होते हैं और अब उनका सामना उनके इंटरनेशनल राइवल्स से होने वाला था। वीरा ने फुटेज को बंद करा और कहा, हमने जो एक्स्ट्रा मटेरियल एक दूसरे स्टोरेज में रखा था, वो वहां है ना? सुल्तान ने हाँ में सिर बुलाया। वीरा ने कहा, वहां पर सेफ्टी बढ़ा दो। अहाना ध्यान से उन सब की बातें सुन रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी पॉलिटिकल मीटिंग में बैठी है जहां पर देश को बचाने की बातें की जा रही हों।
आज उसे रावी और वीरा को देखकर अचानक से ही गर्व हो रहा था कि वह उनकी मासी है। राजवंश हवेली। वायु जब हवेली पहुंचा तो वहां का माहौल काफी गर्म था। वह के सारे बड़े सोफे पर बैठे थे। उन्होंने जैसे ही वायु को देखा, पूरे जगह शांति हो गई। निर्मला देवी खड़ी हुई और वायु से कहने के लिए, हमें आपसे बात करनी है। वायु ने अपनी दादी की तरफ देखा और कहा, हम स्टडी रूम में बात करेंगे। पहले मैं फ्रेश होकर आता हूं। यह कहते हुए वह अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। तभी वायु के पीछे से आता हुआ रमन अंगड़ाई लेते हुए कहने लगा, यार, सच में तुम्हारा ऑफिस कुछ ज्यादा ही बड़ा है। मैं तो घूम घूम कर थक गया। सबकी नजर दरवाजे पर चली गई और उनकी आंखें बड़ी हो गईं। उन्होंने सोचा, क्या वायु को अपने साथ लाया है? उन्होंने ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया। रमन ने सीढ़ियों की तरफ देखा, जहां वायु था, और कहा, आप अकेले कैसे संभालोगे? इतना सब क्यों ना आप मेरी मदद ले लो। वायु ने बिना पीछे मुड़े कहा, बेहतर होगा तुम खुद की मदद करो। यह कहते हुए वह अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वह वैभव जी घूर कर रमन को देख रहे थे। उन्होंने कहा, तुम मेरे बेटे से दूर रहो। तभी साइड के सोफे पर बैठे गौरव जी ने कहा, अरे, वह दोनों भाई हैं। अगर दूर रहेंगे तो प्यार कैसे बढ़ेगा? वैभव जी ने कुछ नहीं कहा और तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। गौरव जी और रमन के उस घर में आने के बाद से वहां का माहौल एक दिन में ही खराब हो चुका था। गौरव जी ने रमन की तरफ देखा और अपनी आंखों से कुछ इशारा किया। थोड़ी देर बाद गौरव जी के कमरे में रमन उनके सामने खड़ा था। गौरव जी सोफे पर बैठे और कहने लगी, मुझे एक न्यूज मिली है। रमन ने अपना फोन चलाते हुए कहा, बताइए, इस बार आपको क्या पता चला? गौरव जी ने अपने दोनों हाथ टेबल पर रखे और कहा, जिन बच्चों को हमने मरा हुआ समझा था, वह जिंदा है। वायु राजवंश की 2 बेटियां हैं। रमन के हाथ से फोन नीचे गिर गया और उसने आश्चर्य से अपने पिता की तरफ देखा। गौरव जी ने शुरू से लेकर आखिरी तक सारी बातें रमन को बता दी। रमन ने कहा, तो ठीक है, मुझे स्कूल का एड्रेस बताइए। मैं उन दोनों लड़कियों को कल ही खत्म करवा देता हूँ। गौरव जी ने हाँ में सिर हिलाया और स्कूल का एड्रेस और उसका के नाम उन्हें बता दिए। वायु के कमरे में वायु ने फ्रेश होकर अपना फोन उठाया और सिद्धार्थ का नंबर डायल करने लगा, जो अभी भी नहीं लग रहा था। उसकी आंखें छोटी हो गईं। उसने सिद्धार्थ को मैसेज टाइप करे, बेहतर होगा तो मेरा फोन उठा लो। अगर मैंने पता किया कि तुमने मुझसे कुछ छुपाया है, तो तुम उसी हॉस्पिटल में अपने दिल का इलाज करा रहे होंगे। ये मैसेज जाने के 30 सेकंड बाद ही वायु का फोन बजा। उसने फोन रिसीव किया। दूसरी तरफ से सिद्धार्थ की आवाज आई, तुम्हें धमकी देने का बहुत शौक। वो सिद्धार्थ इस समय ओपन नाइट क्लब में अकेला बैठा था। इतनी सारी चीजें एक साथ हैंडल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए थोड़ी देर अकेला रहना चाहता था। वायु ने कहा, तुम सच में कुछ नहीं छुपा रहे हो ना? सिद्धार्थ का हाथ जिसमें ड्रिंक थी वह एक पल के लिए कांप उठा। उसने कहा, अगर वह है भी तो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। वायु ने फोन कट किया और अपने फोन में 2 लड़कियों की तस्वीर देखकर खुद से कहने लगा, अब तो चाहे कुछ भी हो, मैं सच पता कर कर ही रहूंगा। धैर्या के घर। धैर्या भारी भारी दिल के साथ अपने बिस्तर पर लेटी थी। उसे अब पता चल चुका था कि उसकी जिंदगी शायद सिर्फ 2 महीने की बची है। उसे अपनी पहली बार देहरादून से आने से, रावी और वीरा के जन्म देने के बाद इसी जगह वापस लौटना, राजवंश कारपोरेशन में जॉब करना, वायु से मिलना, उससे शादी करना, सब एक एक कर कर याद आ रहा था। हर एक याद के साथ उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह उठकर बैठी और खुद से कहने लगी, हमें पता करना होगा। अगर हमें कुछ हो गया तो हमारी बेटियों का क्या होगा? हमने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की, पर हम अब जानकर रहेंगे कि उनके पिता कौन हैं। जिंदगी में अगर इतनी देर की थी, तो हम अपनी बेटियों को अनाथ नहीं होने देंगे। हम उन्हें उनके पिता से मिलाकर खुशी खुशी मर सकते हैं। हमें ज्योति से मिलना होगा। ये सोचते हुए ढेरिया बिस्तर पर लेट गई और दवाइयों के असर से उसे नींद आ गई। दूसरे दिन धैर्या जैसे ही ऑफिस पहुंची, तो उसे थोड़ी दूर से कई सारी गाड़ियां बिल्डिंग में एंटर होती दिखाई दी। वह उन्हें अच्छे से पहचानती थी। कार से कुछ बॉडीगार्ड बाहर है। उनके बीच में खड़ी रोल्स रॉयल मैन से वायु अपनी ग्रे कलर के सूट में बाहर आया। सूरज की धूप से उसका चेहरा चमक रहा था। थोड़ी दूर खड़ी होकर ढेरिया उसे देख रही थी। तभी उसने देखा, उसी गाड़ी में से एक लड़की बाहर है, जिसने रेड कलर की एक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। वह काफी खूबसूरत थी,
पर उसके चेहरे पर एटीट्यूड साफ झलक रहा था। वह धीरे से वायु के साथ अगर चलने लगी। दूर से देखने में वह दोनों एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। धैर्य की आंखें छोटी हो गईं। करण थोड़ा आगे चल रहा था और उसने धैर्य को देख लिया था। आज वह लोग अंडरग्राउंड पार्किंग से नहीं जा रहे थे। वह लोग मेन गेट के अंदर जा रहे थे। करण ने अपना सर को झुकाया और धैर्य को गुड मॉर्निंग विश करा। उस लड़की की नजर अचानक ढेरिया पर पड़ी और वह घूर कर उसे देखने लगी। उसे घूरने का कारण यह था कि करण ने उसे ग्रिट किया। उस लड़की ने वायु की तरफ देखा और प्यार से पूछा, वायु, क्या यह आपकी कंपनी की एम्प्लॉई है? ढेरिया ने अपनी मुट्ठियों को बंद किया। उसे पता चला था कि वायु को बहुत कम लोग उसे उसके नाम से पुकारते थे और धैर्य पहली लड़की थी जो उसे उसके नाम से पुकारती थी। धैर्य को एक अजीब से दर्द का एहसास हो रहा था। उस लड़की के कहने के बाद वायु ने भी उस दिशा में देखा जहां ढेरिया थी और उसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। जो सख्ती थोड़े समय पहले थी वो कहीं गायब हो गई थी। वायु को पता भी नहीं चला कि उसके कदम कब ढेरिया की तरफ बढ़ गए। जानने के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ AK स्टोरी पॉइंट चैनल पर।